समान अध्ययन जीके जीएस महारिवीजन के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन आप सभी के सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास में से एक है। लगातार आप में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा यदि आप रिवीजन की सभी क्लासेस के साथ जुड़े रहे हैं। मेरे सभी एपिसोड सभी वीडियोस आपने देखे होंगे तो निश्चित तौर पे आप में एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही कारगर है, बहुत कम टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा रिवीजन है, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग इस रिवीजन सेशन का महत्व समझें और इस रिवीजन सेशन को ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन करके रखें। ठीक है, चलिए अभी तक शुरुआत करते हैं। पहले प्राचीन भारत का एक टॉपिक हमने उठाया था पिछले सेशन में। वो टॉपिक था आपका तीर्थंकर्स, जैन तीर्थंकर्स। जैन तीर्थंकर्स और तीर्थंकर के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो हमने डिस्कस किए थे पिछले सेशन में। जैसे लाइक ऋषभ देव हैं, है ना, बैल उनका जो है प्रतीक चिन्ह है। पहले तीर्थंकर थे, फाउंडर थे। 24 के 24 तीर्थंकर में से आधे मैंने बता दिए थे, आधे मैं आज बताऊंगा। 12 तीर्थंकर मैंने आपको बता दिए थे। जैन धर्म के तीर्थंकरों की बात है तो फाउंडर थे हमारे ऋषभ देव जी, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अजित नाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभव नाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह अश्व है। अभिनंदन जी, जिनका प्रतीक चिन्ह बंदर है, चौथे तीर्थंकर हैं। पांचवें हैं सुमित नाथ जी, क्रौंच पंछी। छठवें हैं पदम प्रभु जी, कमल है। सुपार्श्वनाथ जी, सात्विक। आठवें हैं चंद्र प्रभु जी, चंद्रमा। इसके बाद आपके 9वें हैं पुष्प दंत जी, मगर। शीतल नाथ जी, कल्पवृक्ष। श्रेयनाथ जी, गैंडा। वासु पूज्य जी, भैंसा। अब आगे के जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग ये लिखते जाइएगा। जितने बता रहा हूँ इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे भी पूछता है आप कर पाएंगे। ठीक है, अगले हैं बिमल नाथ जी। बिमल नाथ जी का है सूकर, सुअर, पिग। हाँ, अगले हैं बिमल नाथ जी। बिमल नाथ जी का पिग है। ठीक है, इसके बाद अनंत नाथ जी। अनंत नाथ जी, देखिए बिमल नाथ जी के बारे में मैं पिछले सेशन में, चूंकि मैं आपको सभी का जन्म स्थान और निर्माण स्थल भी बता रहा था, तो जो बिमल नाथ जी हैं 13वें तीर्थंकर हैं और इनका जन्म जो हुआ था कपिलपुर में हुआ था। ठीक है, और इनका जो एक तरीके से महापरिनिर्वाण है वो संवेद शिखर, ज़्यादातर संवेद शिखर में ही महापरिनिर्वाण है आपके, इसलिए प्रसिद्ध जो है वो आपका धार्मिक स्थल है, जैन धार्मिक स्थल है। 14वें आपके अनंतनाथ जी। अनंतनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सेही। सेही एक ये चूहे की तरह का जो है एक पशु होता है जिसके शरीर में बहुत नुकीले नोकदार वो होते हैं। तो 14वें तीर्थंकर आपके हैं अनंतनाथ जी। ठीक है, इसके बाद हैं आपके धर्मनाथ जी, वज्रदंत। इनका जो है प्रतीक चिन्ह है वज्रदंत। क्या है? वज्रदंत प्रतीक चिन्ह, वज्रदंत। ध्यान रखिएगा, सबके एक एक करके हमें देखते हुए चलना है। धर्मनाथ जी का वज्र है, वज्र भी आप इसको ध्यान याद रखिएगा। शांतिनाथ जी, शांतिनाथ जी का मृग है, मृग यानी हिरण। शांतिनाथ जी का मृग है, हिरण। इसके बाद हैं आपके अगले तीर्थंकर हैं जिनका नाम है कुंथुनाथ जी। कुंथुनाथ जी का बकरा है। ठीक है, इसके बाद है आपका अरनाथ जी। अरनाथ जी का मछली है। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के बारे में एक बात कहा जाता है कि ये एकमात्र तीर्थंकर थे जो स्त्री थे, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी के पिता का नाम कुंभराज था, माता का नाम प्रभावती था, रक्षिता नाम था इनका। इनका जन्म मिथिला में हुआ था। आपका क्या नाम था? मिथिला में इनका हुआ था। तो ये आपको दिमाग को, और इनका जो महापरिनिर्वाण है संवेद शिखर में ही हुआ था। तो ऐसा कहते हैं कि एकमात्र जो है ये स्त्री जो है आपके वो हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। ठीक है, इसके बाद है मुनि सुब्रत जी, इनका है कछुआ। नमीनाथ जी, नीलकमल है। नेमिनाथ जी, शंख है इनका। पार्श्वनाथ जी का सर्प है और महावीर स्वामी जी का सिंह है। अब देखो इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यहां से पूछ लेता है
13वें 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी पूछ लेगा, है ना, वज्र धर्मनाथ भी पूछ लेगा, ये पूछा हुआ है मतलब। लेकिन एग्जैक्टली जो आपको ज्यादा पूछेगा, एक तो महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, ये 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी, और इनका नाम था वर्धमान, ठीक है, नाम इनका क्या था, वर्धमान नाम था। महावीर स्वामी बाद में पढ़ा। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था इनके, और इनका जन्म जो है कुंडलपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है, कुंडलपुर में। महापरिनिर्वाण पावापुरी में हुआ है इनका। 72 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण। 42वें साल में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो 42 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है महावीर स्वामी जी का, और इन्होंने जैन धर्म को प्रॉपर जो है एक तरीके से नया रूप प्रदान किया। 24वें तीर्थंकर थे, और ये अंतिम तीर्थंकर के तौर पे भी महावीर स्वामी जी को जाना जाता है। इससे ऊपर जो है पार्श्वनाथ जी, इनसे भी क्वेश्चन बहुत आता है। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम बामा था, और इनका जन्म बनारस में हुआ था, बनारसी काशी में इनका जन्म हुआ था। और इनको संवेद शिखर में, पार्श्वनाथ जी को भी संवेद शिखर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। प्रतीक चिन्ह इनका सर्प है। तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी दोनों का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। पार्श्वनाथ जी का सर्प है, महावीर स्वामी जी का सिंह है। बाकी नेमिनाथ 22वें थे, शंख है, और नमीनाथ जी का नीलकमल है, मुनि सुब्रत जी का कछुआ है, मल्लीनाथ जो है इनका ये 19वें तीर्थंकर है, कलश है। और पहले जो है ये भी याद रखना, बैल है आपका ऋषभ देव जी का, ऋषभ देव जी का बैल है। तो ये प्रतीक चिन्ह है जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी 24 तीर्थंकर थे, ये मैंने आपको बता दिए। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए सभी को, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए, स्पष्ट है सभी को। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, आज मैंने एक काम किया है, पर्यावरण और पॉलिटी दोनों को मर्ज कर दिया है। मर्ज कैसे किया है ये मैं आपको बताता हूँ। मर्ज करने का मतलब है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने उठाया जो कि पर्यावरण और पॉलिटी दोनों से जोड़ करके बनता है आपका, एनवायरनमेंट और पॉलिटी से दोनों से जोड़ करके बनता है। जैसे कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में पर्यावरण को लेकर के क्या कार्य किया गया है, क्या क्या उल्लेख किए गए हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, उससे एक प्रश्न बनता है आपका। चाहे आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी हो, चाहे आपको निबंध लेखन करना हो, चाहे आपको प्रीलिम्स में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है। तो भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रावधान किए गए। भारत, ऐसा नहीं विश्व के दूसरे संविधानों में व्यवस्था नहीं है, विश्व के दूसरे संविधानों में भी है, लेकिन भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान और पर्यावरण दोनों को लेकर क्या क्या चीजें की गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, हमारे संविधान की उद्देशिका जो है वहां पर तो पर्यावरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन एक शब्द यूज किया गया, समाजवादी। जब बात समाजवाद की आती है तो समाजवाद की परिकल्पना में सभी के जीवन स्तर को ऊंचा करना, यह मूल उद्देश्य होता है राज्य का, कि सभी के जीवन स्तर को ऊंचा करना, सभी को बेहतर करना, सभी को। अब जीवन स्तर सभी का ऊंचा कैसे हो सकता है बताइए? गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है। गरिमापूर्ण जीवन कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का? जब स्वच्छ पर्यावरण हो, जब प्रदूषण रहित पर्यावरण हो। आप खुद बताइए ना, दिल्ली जैसे पॉल्यूशन में व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन बेहतर कैसे होगा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो वो भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है ना। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा की बात है, लेकिन मैं उद्देशिका की बात कर रहा हूं। जो समाजवादी तत्व लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा तत्व लिखा हुआ है, दोनों बिना स्वच्छ पर्यावरण के व्यक्ति की गरिमा स्थापित नहीं की जा सकती। आप खुद सोचिए ना, जो लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं उनकी क्या व्यक्ति की गरिमा है? जो शुद्ध पानी पीने के योग्य, तो पर्यावरण एक तरीके से उद्देशिका के समाजवादी तत्व पे देख सकते हैं। तो पहला तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो उद्देशिका है वहां पे सीधा तो कहीं नहीं बोला गया। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल राइट।
फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार की गारंटी की बात की गई है। अब मौलिक अधिकार, कैसा मौलिक अधिकार की गारंटी है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अभी जो मैंने चर्चा की आप लोगों से, किसकी बात की? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। जब मैंने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की तो इसमें आपका पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित है। बिना पर्यावरण, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्यावरण के अधिकार की बात की है कि आपको एक साफ सुथरा स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार, बीमारी और संक्रमण के खतरे से मुक्ति का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, ये सारे गारंटी उपलब्ध कराता है आपका। ठीक है। अब आर्टिकल 19 में भी यह बात की गई है कि भारत का संविधान एक स्वच्छ वातावरण की बात करता है, शांतिपूर्ण रहने का अधिकार की बात करता है। शांतिपूर्ण कैसे हम रह सकते हैं सभ्य वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में? जब इन्वायरमेंट बेहतर होगा। बोलने की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में, लेकिन लाउड स्पीकर, ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग करके किसी और की स्वतंत्रता नहीं हम बाधित कर सकते। कर सकते हैं लेकिन ऐसी जगहों पे नहीं कर सकते जो रिहायशी इलाके हैं। किसी के सोने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, नींद लेने का अधिकार, ये सब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के साथ जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो मूल रूप से जहां पे सीधा पर्यावरण की बात की गई है तो हमने निहित शब्द से निकाला। अब यहां पे है आर्टिकल 47, 47 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें पर्यावरण के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 47 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और यह राज्य के निश्चित तत्व है। अनुच्छेद 47 में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। राज्य अपने लोगों को पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अपने प्राकृतिक कर्तव्यों को मानेगा। राज्य विशिष्टतया मादक पदार्थों को, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न चीजों को क्या करेगा? प्रतिषेध करेगा, उनको बैन करने का प्रयास करेगा। तो राज्य पर्यावरण में सुधार करने का काम करेगा। राज्य ये मादक पदार्थों को भी बैन करना, है सब इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 47 में डायरेक्ट पर्यावरण की बात की गई। ठीक है। आर्टिकल ये एक तरीके से पोषाहार वगैरह यहां पे दी गई है। पोषाहार है ना। पोषाहार कैसे होगा? जब पर्यावरण शुद्ध होगा, जीवन स्तर बेहतर होगा, लोक स्वास्थ्य बेहतर होगा, मादक पदार्थों को बैन किया जाएगा, ऐसी हानिकारक औषधियां जो पर्यावरण को विनिष्ट करेंगी। तो आर्टिकल 47 भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी आर्टिकल 76 1976 में 48A जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया और 48A के तहत यह टर्म्स लिखा गया कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण करने में, उसके संवर्धन करने में वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो एक तो आर्टिकल 48 में सीधा वन्य जीव, पर्यावरण, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। वन्य जीव, पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों का जीवन का संवर्धन, ये सारे पॉइंट यहां पे निकल के आते हैं। स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये आपका, ठीक है, एक नया अध्याय भी आपका जोड़ा गया बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत 4A, जिसको हम बोलते हैं, ये तो हो गया डीपीएसपी का पार्ट। डीपीएसपी देखो मैं यहां पे एक एक करके लेके चल रहा हूं। आर्टिकल 4A क्या कह रहा है? आर्टिकल 4A है मौलिक कर्तव्य, व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य भी है हमारा। क्या कर्तव्य है? पर्यावरण की सुरक्षा करना। 42वें संविधान संशोधन से 4A जोड़ा गया, जहां पे 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से आपका एक मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है। आपको प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सबका संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे, यह भी रखा गया। अनुसूची 7 है आपका। अनुसूची 7 में 3 पॉइंट हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इन सूचियों में भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं।
देखो एक तो 48A याद कर लेना, 48A में डायरेक्टली पर्यावरण संरक्षण की बात है, और दूसरा मौलिक कर्तव्य, छठवां मौलिक कर्तव्य है कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। फिर अनुसूची 7 के अंतर्गत संघ और राज्यों के पर्यावरण संरक्षण कानूनों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, संसद के पास शक्ति है। और इसमें कई सारे, जैसे परमाणु ऊर्जा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, परमाणु ऊर्जा, खनिज पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, प्रतिरक्षा का पर्यावरण से जुड़ा मामला है, अंतरराष्ट्रीय मामले, आर्टिकल 262, एक आर्टिकल 253 है। 253 के अंतर्गत जो भी अंतरराष्ट्रीय करार किए जाएंगे उन सब करारों के तहत उनको भी लागू कराने का भी पर्यावरण से जुड़ जाता है। प्रतिरक्षा, अंतरराष्ट्रीय मामले, अंतरराष्ट्रीय परिवहन, जहाज रानी, पत्तन, पोत, उद्योग, ये सब पर्यावरण से जुड़े हैं। ये संघ सूची की बात है। राज्य सूची में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, कृषि पर्यावरण का विषय, जल निकासी, शमशान, कब्रिस्तान, भूमि विकास सुधार, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में डायरेक्टली वन शब्द दिया गया है, वन्य जीव शब्द दिया गया है, परिवार कल्याण शब्द दिया गया है, सिंचाई शब्द दिया गया है। तो जो हमारी अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात की गई। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे देखिए 3 चीजें आपको समझना है। हमारा जो पॉलिटी है वो एनवायरमेंट के साथ कब जुड़ता है? उद्देशिका में समाजवादी शब्द है। फंडामेंटल राइट जो आपका है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 के साथ जोड़ करके रख सकते हैं, ठीक है। डीपीएसपी में 48A है, 47 है आपका आर्टिकल। इसके बाद मौलिक कर्तव्य है आपका 4A के साथ जोड़ दीजिए। सारी सूचियां आपकी संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में पर्यावरण को लेकर के सब्जेक्ट हैं। ये सारे पॉइंट आपके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने की बात करते हैं, आगे इसको प्रमोट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए, समझ गए होंगे। इसमें देखिए पॉलिटी और इन्वायरमेंट दोनों को लेकर डिस्कशन मैंने कर दिया है। अब आगे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका भारत का भूगोल। देखिए भारत के भूगोल में मैं भारत के द्वीप पिछले सेशन में डिस्कस किया था मैंने आपको कि भारत के द्वीप क्या है, जो चारों तरफ से जल से गिरा हुआ हो उसे द्वीप, टापू कुछ भी कहते हैं। फिर मैंने कुछ आपको बेसिक चीजें बताई थी। आज अभी 2 चीजें बताऊंगा। देखिए 2 द्वीप, मुख्य तौर पे 2 द्वीप समूह है, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है हमारे। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरे आपके यहां पर लक्षद्वीप है। मैं इनको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूं, फिर मैं इनको डिटेल भी कराऊंगा। इन दोनों द्वीपों को हम डिटेल में भी देखेंगे। देखिए यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो 2 प्रकार के द्वीप हैं। एक आपका अंडमान द्वीप है, दूसरा आपका निकोबार द्वीप है, ठीक है। तो यदि अंडमान की बात करें, देखिए अंडमान की बात करें मैप में, मैं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देना चाहता हूं। मैं यहां पे एक ग्राफ बना रहा हूं। एक तो है आपका उत्तरी अंडमान, इसको 4 भागों में बांटते हैं। उत्तरी अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान, अभी केवल ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन भी निकलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। सबसे नीचे आपका लिटिल अंडमान। अब यहां पे देखिएगा एक है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहां पर है? लिटिल अंडमान के बाद है, जो अंडमान को निकोबार से, यहां पे इसके बाद है निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार में भी कार निकोबार है, कार निकोबार है, निकोबार है, और यहां पे देखिएगा ये लिटिल अंडमान है। फिर इसके बाद है 10 डिग्री चैनल। देखिए अभी यही चीज यहां पे दिखाऊंगा। कार निकोबार है और फिर सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, ठीक है। इसको हम कार निकोबार, मध्य निकोबार, एक मिनट यहां पे इसको पूरा कर देते हैं पहले। मध्य निकोबार, निकोबार, और फिर है आपका ग्रेट निकोबार। सबसे लास्ट यही है, इसी पे ही आपका इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। यहां पे देखिए एक पास है जिसको बोलते हैं डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है, एक चैनल है जिसको बोलते हैं डंकन पास, डंकन चैनल, डंकन पास, डंकन चैनल। अब देखो यही चीज मैं मैप में दिखा रहा हूं। देखिए सबसे ऊपर देखिए ये क्या है? उत्तरी अंडमान, ठीक है। फिर आपका मिडिल अंडमान, फिर आपका दक्षिणी अंडमान, फिर आपका लिटिल अंडमान, बीच में क्या है आपका दक्कन पास, फिर क्या है आपका ये 10 डिग्री चैनल, ठीक है।
फिर है आपका कार निकोबार। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे द्वीप समूह हैं, ठीक है, बहुत सारे द्वीप समूह हैं यहाँ पे, ननकौरी द्वीप, बहुत सारे, ये सब मध्य अंडमान के अंतर्गत आते हैं। और सबसे नीचे आपका ये ग्रेट निकोबार। तो ये अब हमें इसको डिटेल में भी पढ़ना है, मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम थोड़ा सा लक्षद्वीप वाली की तरफ चलें तो वहां पर भी एक तो लक्षद्वीप है, फिर मिनिकॉय है, फिर मालदीव है। लक्षद्वीप का ही हिस्सा मिनिकॉय है, लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीप है आपके, फिर मिनिकॉय है और फिर सबसे नीचे मालदीव। मालदीव एक देश है, मालदीव एक देश है। यहां पे 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, लेकिन मिनिकॉय लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो यहां पे 3 चैनल मैंने बताए, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय को मालदीव से पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल आपका, देखो मिनिकॉय भी आपका कोरल आइलैंड है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, और लक्षद्वीप आपका कोरल आइलैंड है, 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय से अलग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। गॉट इट? कोई दिक्कत? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो गई और हमारे उसकी बात हो गई। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक के अंतर्गत। अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था में मिनरल्स मैं आपको पढ़ा रहा था। देखिए अभी लेटेस्ट डेटा में चाह रहा हूं कि मिनरल्स का आपका फिर से पूरा कंप्लीट अपडेट हो जाए, क्योंकि मिनरल्स वाले से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों का ये डेटा बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। तो मैंने लोहे के बारे में आपको बताया था, अभी विश्व का मैं आपको विश्व परिदृश्य में पढ़ा रहा हूं ये, ठीक है। अभी भारत में भी आएंगे, अभी हम विश्व का समझ रहे हैं। लोहा में आपका ऑस्ट्रेलिया में भंडारण है, उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 में है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। मैग्नीज तक आपको पढ़ाया था मैंने। मैग्नीज के बाद आज 5 और देखेंगे। एक है कच्चा तेल, कच्चा तेल। अच्छा, इसमें भी वही बात है, पहले हम भंडारण देखेंगे फिर हम उत्पादन देखेंगे। तो पहले भंडारण है, भंडारण, और इधर है उत्पादन, उत्पादन में, ठीक है। कच्चा तेल के भंडारण में सबसे ज्यादा कच्चा तेल है वेनेजुएला के पास। ध्यान रखना, अभी तक इसने उत्पादन चालू नहीं किया है, ऐसा अनुमान है। वेनेजुएला नंबर 1 में, वेनेजुएला, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, फिर ईरान, सऊदी अरब, और फिर है आपका ईरान। वेनेजुएला, सऊदी अरब और ईरान। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में अमेरिका, सऊदी अरब और रूस है। अमेरिका, सऊदी अरब और रूस है। अमेरिका, सऊदी अरब और रूस, 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 ठीक है। क्लियर है? कच्चे तेल की बात हो गई। अब बात है प्राकृतिक गैस में, नेचुरल जो गैस है, प्राकृतिक गैस में। प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा है रूस के पास, सबसे ज्यादा है रूस के पास प्राकृतिक गैस, फिर ईरान, फिर कतर, ईरान और फिर कतर, ठीक है। प्राकृतिक गैस ये भंडारण की बात है। उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? अमेरिका, अमेरिका उत्पादन कर रहा है। फिर ये लेटेस्ट डेटा है, ध्यान रखिएगा, डेटा बदलता रहता है, ये भी नया डेटा है जो मैं करा रहा हूं। प्राकृतिक गैस तीसरे नंबर पे ईरान है उत्पादन में। टॉप थ्री कंट्री देखना है। तो हमने कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस देख लिया। इसके बाद अगला चलते हैं सोना। सोना सबसे ज्यादा कहां पर है? सोना सबसे ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के पास, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पे है रूस, तीसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, रूस, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ऐसे का मतलब है साउथ अफ्रीका। और यदि हम उत्पादन की बात करें, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है सोने का? चाइना कर रहा है, नंबर 1 पे चाइना, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उत्पादन और भंडारण दोनों, पहले भंडारण का डेटा है फिर उत्पादन का डेटा है, ठीक है। अब आ जाते हैं चांदी। सबसे ज्यादा चांदी है पेरू में, चांदी है पेरू में, पेरू के पास सबसे ज्यादा चांदी है, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर चीन के पास, ऑस्ट्रेलिया फिर चीन। सबसे ज्यादा भंडारण में चांदी, पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? मेक्सिको,
मेक्सिको उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा उत्पादन चांदी का मेक्सिको कर रहा है, फिर चीन कर रहा है, फिर पेरू कर रहा है। चीन है, फिर पेरू है, ठीक है। और लास्ट एक और मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, हीरा। हीरा सबसे ज्यादा कहां है? हीरा सबसे ज्यादा है रूस में, रूस के पास सबसे ज्यादा हीरा है, ठीक है। इसके बाद बोत्सवाना, फिर कांगो, बोत्सवाना और फिर कांगो, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है हीरा का? रूस, रूस में है, रूस कर रहा है, फिर कांगो और फिर आपका बोत्सवाना। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, टॉप 3 कंट्रीज का पूरा डेटा है। फिर से एक बार, लोहे में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर ब्राजील के पास, फिर रूस के पास। उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना। एक बार रिवाइज कर लो। बॉक्साइट सबसे ज्यादा गिनी के पास है, और गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का उत्पादन, फिर चाइना, फिर गिनी। कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन यूएसए, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा आपका जो है ये भंडारण है उत्पादन में, चाइना, भारत, इंडोनेशिया। तांबा सबसे ज्यादा है आपका चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। चिली के पास सबसे ज्यादा तांबा है, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी चिली ही करता है, ये ध्यान रखना। तांबे से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका। कच्चा तेल में वेनेजुएला, फिर इधर अमेरिका है। प्राकृतिक गैस में रूस, और फिर उधर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, और उधर चाइना है। चांदी में पेरू और मेक्सिको है। हीरा में रूस और रूस ही है। ये आपके खनिज अयस्क वाले टॉपिक हैं, टेंशन लेना नहीं है, इनको भी तैयार कर लेना है पूरे के पूरे। अभी और कराऊंगा, थोड़े से और हैं, एक क्लास में आपका विश्व कंप्लीट हो जाएगा अगली क्लास में। इसके बाद फिर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखने लग जाएंगे, खनिज उत्पादन को लेकर भारत की क्या स्थिति है राज्यों को लेकर के, ठीक है। फिर खनिज के बाद सब्जी उत्पादन भी हम लोग देख लेंगे एक सेशन में, ठीक है। चलिए, लास्ट सब्जेक्ट है आपका बायो। बायो में देखो, मैंने आपको कुछ रोग बताने चालू किए थे, मैंने आपको कुछ रोग बताए थे, प्रमुख रोगों से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने आपको कुछ रोग बताए थे। रोग पहले भी मैं बता चुका हूं महा रिवीजन में, लेकिन फिर से मैं चाह रहा हूं कि एक बार रोग और आपके रिवाइज हो जाएं, और जो रोग बचे हों वो भी पूरे हो जाएं। तो रोग मैं चाहता हूं कि आपके डिटेल में रहें, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन रोग से, क्योंकि आते ही आते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक रोग होता है इटाई रोग, इटाई रोग, इटाई रोग किसके कमी के कारण से होता है? कैडमियम के। किससे? कैडमियम के। किससे जुड़ा हुआ है? कैडमियम की से जुड़ा हुआ है, इसका पूछता है, ये कई बार पूछ चुका है, कैडमियम, ठीक है। कैडमियम की यदि कमी हो जाए, ठीक है, इटाई रोग कैडमियम के से क्या होता है, एक तरीके से शरीर में लंबे समय तक, जैसे नदियों में क्या होता है कि कैडमियम कमी ना हो, कैडमियम की अधिकता हो जाए, माफ करिएगा, यहां पे कैडमियम की अधिकता हो जाए। जापान में क्या था कि वहां पर एक जगह थी टोयामा प्रांत। टोयामा प्रांत में क्या था, खनन कार्य चल रहा था, और उन खनन कार्य के कारण से कैडमियम की मात्रा नदियों में बढ़ गई। अब नदियों में कैडमियम की चूंकि मात्रा बढ़ गई, उसके परिणाम स्वरूप जो लोग उस नदी का पानी पी रहे थे, उनको एक रोग हो गया, जिससे उनके बॉडी में विषैलापन आ गया। कैडमियम से क्या होता है, बॉडी में विषैलापन आ जाता है, फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, दीर्घकालीन विषाक्तता आ जाती है। इसी को हम इटाई रोग कहते हैं। तो टोयामा प्रांत से आपका रोग निकल के आया था। ऐसे ही एक जापान में आपका मिनी माता रोग, जापान से निकल के आया मिनी माता रोग, वहां मिनी माता की खाड़ी है। तो मिनी माता आपका पारे के कारण रोग होता है, पारे के कारण। यदि जल में पारा बढ़ जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है, और हमें मिनी माता रोग हो जाता है। तो मिनी माता और इटाई ये दोनों आपके एक तरीके से वो कैडमियम से, और ये पारे से। इतना आपको याद रखना है कम से कम, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और बहुत बार पूछता है, कई बार पूछता है कि जैसे किसी रोग से शरीर का कौन सा हिस्सा आपका ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, क्या चीज ज्यादा प्रभावित होता है। मैं ये चीज भी आने वाले समय पे आपसे डिस्कस करूंगा। एक रोग होता है मैरेस्मस, कुछ 3-4 रोग यहां पे लिखूंगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूख रखे, दीर्घकालीन उपवास रखे, कई बार होता है ना, आमरण अनशन वगैरह भी करते हैं, तो भूखमरी की अवस्था में कुपोषण की स्थिति हो जाती है, और हमारे शरीर में जितनी भी वसा होती है, प्रोटीन्स होती है, इन सबका विखंडन हो जाता है। क्योंकि देखो, हमारे बॉडी में
देखो भोजन का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी, खाएंगे तो एनर्जी रहेगी, ज्यादा यदि खा लिया तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फैट के तौर पे स्टोर हो जाती है। लेकिन आप खाना नहीं खाओगे तो फैट से आपका काम चलता रहेगा, आप बॉडी में जो आपके फैट है वो टूटती रहेगी। लेकिन लंबे समय तक आप उपवास रख लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो बॉडी का सारा फैट आपका टूट जाएगा, प्रोटीन्स आपके टूट जाएंगे। ठीक है, एक समय ऐसा हो जाता है कि फिर शरीर के ऊतक और पेशियों से शरीर, मतलब आपका फैट खत्म, आपका वेट, तभी वेट लॉस होता है ना बहुत तेजी से, तो उससे हमारे ऊतक और पेशियां, और हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आंखें अंदर चली जाती हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, चमक चली जाती है। इसको बोलते हैं मेरेस्मस रोग। एक रोग होता है मेरेस्मस। मेरेस्मस रोग आपका कुपोषण से जुड़ा हुआ रोग है, कुपोषण से जुड़ा हुआ रोग। यदि आप लंबे समय तक खाना ना खाएं या टाइम से खाना ना खाएं, कई बार होता है ना टाइम से भी खाना नहीं खाते हैं, भारत में ये रोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बच्चों में बहुत, बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, टाइम से खाना नहीं खाते ना, मेरेस्मस हो जाता है उनको, वृद्धि रुक जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक है, त्वचा सूख जाती है, पपड़ीदार हो जाती है, रोगी सुस्त हो जाता है, कुंठित हो जाता है, घबराहट होने लग जाती है उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर, स्पष्ट है। एक रोग और होता है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर रोग में भोजन तो मिलता है लेकिन प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, यह भी कुपोषण से जुड़ा हुआ रोग है। क्वासियोरकर बच्चों में बहुत सारा होता है, क्वासियोरकर रोग। क्वासियोरकर भी कुपोषण जनित रोग है, इसमें भोजन की प्राप्ति होती है लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में, और प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर हो जाता है। बच्चों में ये रोग बहुत देखा जाता है। मेरेस्मस तो एक तरीके से प्रोटीन ही नहीं है बॉडी में, और बाकी एनर्जी के स्रोत खत्म हो जाते हैं। मेरेस्मस में ये होता है प्रोटीन प्लस बाकी एनर्जी के स्रोत, प्रोटीन भी खत्म और बाकी ऊर्जा के स्रोत खत्म, जैसे कि फैट भी खत्म हो गया। इसमें केवल प्रोटीन की कमी होती है क्वासियोरकर में। ठीक है, प्रोटीन की कमी होती है, यह आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? क्वासियोरकर, और प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी को लेकर के भी है, वो है मेरेस्मस। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक, अब देखिए और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो ईईजी कराया जाता है। ईईजी कराया जाता है। ईईजी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क की बीमारियों के बारे में पता चलता है। जैसे व्यक्ति को मिर्गी आती है, मस्तिष्क में कई बार कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, टीबी हो जाती है ना। तो एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ईईजी के बारे में पता किया गया, जिसको बोलते हैं विद्युत मस्तिष्क प्रलेख। विद्युत मस्तिष्क प्रलेख के माध्यम से, आज के टाइम पे एमआरआई वगैरह बोलते हैं ना, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, तो उसी से ही जुड़ा हुआ है ईईजी। ये एक परीक्षण है, परीक्षण से भी क्वेश्चन आता है। ईईजी किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क को, इसको बोलते हैं विद्युत मस्तिष्क प्रलेख। इसके माध्यम से जितनी भी मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और उससे हमें पता चलता है कि ब्रेन की क्या बीमारी है। ठीक है, एक चीज और आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है, रेडिएशंस के हम शिकार हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशन हो सकता है, पराबैंगनी विकिरण होता है। तो जब भी कभी विकिरण होगा, रेडिएशंस होंगे, उससे सबसे ज्यादा हानि हमारे आंखों को होगी और सबसे कम हानि हमारे मस्तिष्क को होगी। जब कभी विकिरण जनित विकिरण से सबसे ज्यादा नुकसान आंखों को होता है और सबसे कम नुकसान आपका जो होता है वो मस्तिष्क को होता है। यह क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि विकिरण के कारण से हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? आंख। विकिरण के कारण से कौन सा अंग सबसे कम प्रभावित होगा? मस्तिष्क। यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो ठीक है। तो यहां पर देखिए 3-4 रोग मैंने आपको बताए। एक तो मेरेस्मस है, आपका कुपोषण संबंधी रोग है, प्रोटीन और
ऊर्जा के जितने भी अन्य स्रोत हैं उनकी कमी से। क्वासियोरकर आपका प्रोटीन से संबंधित रोग है। ईईजी आपका मस्तिष्क और मस्तिष्क का प्रलेखन करने को लेकर के रोग आपका रहता है। और विकिरण से आंखों और मस्तिष्क को लेकर के विकिरण संबंधी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अभी जो मैं डेटा आपको बता रहा हूं ना, ये सारा डेटा अपडेटेड है। जो भी मैं खनिज से जुड़ा हुआ डेटा बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, अपडेटेड है। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, जो क्वेश्चंस आएंगे इसके थ्रू आप करिए। बाकी एक बार गूगल कर लीजिए, गूगल वगैरह से डेटा वगैरह मैच कराते रहिए। मैं तो अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास है उस आधार से अपडेट करा रहा हूँ। ये डेटा वेरीफाइड है, मैंने मतलब कई सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सारा करती हैं। वर्ल्ड मिनरल एटलस करके जो आपका पूरे वेबसाइट है, उन सब से डेटा मैंने लिया है, तो लेटेस्ट ही है। बाकी एक बार और आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये काम आपको करना है, साथ साथ आपको चीज़ों को देखते हुए चलना है, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया हमारा, पॉलिटी और इन्वायरमेंट मैंने एक साथ करवाए हैं, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया और आपका साइंस हो गया। चलिए